हेलो एस्पिरेंट्स। तो देखिए, आज हम पढ़ाई करेंगे भारत सरकार की राजकोषीय नीति या फिर यूं कहें बजट की। तो बजट या राजकोषीय नीति जो है एक ही बात है। आपने लास्ट टर्म पे जो है आपने पढ़ा था कि भारत में जो है दो महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं। एक होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में पूरा। और एक होता है राजकोषीय नीति, ठीक है, जो पिछले जो लेक्चर हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। एक होती है राजकोषीय नीति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे हम। मौद्रिक नीति में जैसे आपने पढ़ा था कि भाई आरबीआई जो है क्या क्या नीतियां चलाता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा था। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। तो इसमें जो है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि राजकोषीय नीति का निम्न में से क्या एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से क्या एक उद्देश्य नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि भाई राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है होता क्या है, आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास और महंगाई जो है वो रुकी रहे। महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े, थोड़ी बहुत बढ़े बस, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है महंगाई। तो इसमें जो है एक उद्देश्य नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो है पूर्ण रोजगार इसका उद्देश्य है, मूल्य स्थिरता भी इसका उद्देश्य है, अंतरराज्य व्यापार का नियमन ये इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि जो अमीर आदमी है वही जो है एक तरह से हर चीज़ जो है खरीद पाएगा, उसी का विकास होगा। गरीब आदमी जो है वो विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य नहीं है। तो यानी कि यह है अंतरराज्य व्यापार का नियमन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब है सार्वजनिक वित्त या फिर बजट प्रणाली, ठीक है। तो सार्वजनिक वित्त जो है वो किससे संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। और जो है राजकोषीय नीति के माध्यम से विनियमित होता है। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट दिया गया है कि भाई सार्वजनिक वित्त के बारे में बताया गया है, उसकी डेफिनेशन है ये। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सार्वजनिक खजाना या पब्लिक एक्सचेकर, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे इसमें क्या क्या शामिल होता है। एक होता है संचित निधि, एक होता है लोक लेखा और एक होता है आकस्मिक निधि। ये इनके इंग्लिश में नाम दिए गए हैं। इमरजेंसी फंड भी कहते हैं इसको, कंटीजेंसी फंड भी कहते हैं, लोक लेखा को पब्लिक अकाउंट भी कहते हैं, संचित निधि को कंसोलिडेशन फंड भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई संचित निधि कौन से आर्टिकल में उल्लिखित है, आर्टिकल 266 ए में है। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, समस्त सार्वजनिक आय को जमा किया जाता है जैसे कि टैक्स, ठीक है। और और भी जो आय होती है, जैसे सरकार की कोई कंपनी है जैसे बीएचईएल है, तो बीएचईएल ने कोई व्यापार किया तो उससे जो लाभ हुआ बीएचईएल को वो भी संचित निधि में जमा होगा। कोई चालान कटा है आप लोगों का, ठीक है, भाई जुर्माना लगा है आपके ऊपर, तो पुलिस जो है कोई अपने पास थोड़ी रखती है, वो भी ले जाके संचित निधि में जमा करती है। अब अगले अकाउंट की बात करते हैं, लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट। तो इसमें इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 266 बी। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें जो है वो पैसे जमा होते हैं, ऐसे पैसे जो सरकार को प्राप्त तो होते हैं किंतु सरकार के होते नहीं हैं, ठीक है। सरकार की भूमिका केवल एक रखवाले की तरह होती है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि किसी ने आपको जो है पैसे दिए और कहा कि भाई ये पैसे आपके पास जमा कर दे रहा हूं मैं, है ना, और इनको जो है संभाल के रखना आप। जैसे आपके बड़े भाई ने भैया आपको पैसे दिए, बड़े भाई छोटे भाई जिसने भी दिए मान लिया, ठीक है, तो या मम्मी पापा ने किसी ने भी दिया आपको पैसे और आपको कहा कि भाई आप ये संभाल के रखेंगे, तो वो पैसे हैं तो बड़े भाई के ही, लेकिन आपके पास रखे हैं, तो आप इसके लिए क्या होंगे, केवल रखवाले की भूमिका में होंगे। जब वो मांगेगा आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं देंगे तो मार खाएंगे। तो खैर सरकार तो मार नहीं खाती है, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर केस हो सकता है, ये सब तो होता ही है फिर।
तो सरकार की भूमिका एक रखवाले की होती है, और इसका एग्जाम्पल है कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड। तो जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका पीएफ कटता है, वो सरकार के पास जमा होता है, तो वो सरकार जो है केवल रखवाले के रूप में वो उसकी जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम आकस्मिक निधि, तो इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड जो है उसके नाम से ही लग रहा है जैसे कि वो केवल और केवल इमरजेंसी के लिए जो है रखा जाता है। और किसकी देखरेख में रहता है वो रहता है राष्ट्रपति के अधीन रखा गया एक कोष है। ठीक है, और इसमें जो है वर्तमान में जो है इस फंड में 30,000 करोड़ रुपए जो है रखे गए हैं इमरजेंसी के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, यह भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से आर्टिकल में जो है इमरजेंसी फंड के प्रावधान दिए गए हैं। तो ये जो है जैसे कोई आपदा आ गई कोई, जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के दौरान जो है कोई अगर सरकार को तुरंत जरूरत पड़ती कोई पैसे खर्च करने की, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के अधीन रखे गए इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल किया जाता तुरंत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं थोड़ी और। सार्वजनिक आय। ठीक है, तो सार्वजनिक आय जो है इसके प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 110 में। ठीक है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि आर्टिकल 110 में जो है किस चीज़ के प्रावधान है? सार्वजनिक आय के। और इसी में जो है जो आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसमें जो है और भी जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, जैसे धन विधेयक। ठीक है, आगे और अब इसमें पढ़ते हैं सार्वजनिक आय। तो सार्वजनिक आय जो है वो क्या है? दो भाग हैं इसके, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय जो है ऐसी इनकम है जिससे सरकार की देनदारी नहीं बढ़ती है, यानी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है। ऐसी इनकम जैसे सरकार की देनदारी या जिम्मेदारी ना बढ़े, जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसी इनकम को जो है कहा जाता है राजस्व आय। जैसे आपने टैक्स दिया, ठीक है, आप इसके बदले कुछ मांग नहीं सकते हैं, वो सरकार देती है नहीं देती है, लेकिन आप इसके लिए जो है कहीं लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और क्या है? कोई चालान कटा आपका, ठीक है, उसके बदले सरकार को कुछ देना नहीं है। और क्या है? जैसे बीएचएल जैसी सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू, तो बीएचएल जैसी जो सरकारी कंपनी है इससे जो लाभ हो रहा है प्रॉफिट, उसके भी बदले सरकार को कुछ देना नहीं है किसी को। तो ये सब राजस्व आय में आएगा। इसको दो भागों में बांटा है, कर आय इस यानी कि जिसमें टैक्स इनकम होती है, और गैर कर आय यानी कि इसमें आएगा चालान। ठीक है, चालान हो गया। और पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो लाभ होता है ये आ गया इसमें गैर कर इनकम में। ठीक है, अब दूसरे वाले की जानकारी लेते हैं कि भाई गैर कर्ज आय जो है वो क्या है, वो सॉरी पूंजीगत आय जो है वो क्या होती है। तो इसमें सीधा सीधा इसका उल्टा है, जिससे जो है सरकार के जो जिम्मेदारी है यानी सरकार की देनदारिता है जो वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बदले सरकार को कुछ ना कुछ देना होगा फिर। ठीक है, तो पूंजीगत आय में क्या होगा? सरकार की देनदारी या जिम्मेदारी बढ़ती है इससे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल क्या है? कर्ज इनकम, यानी कि सरकार ने कर्ज लिया किसी से, कहाँ से लेगी सरकार? या तो विदेश से लेगी। ठीक है, विदेश विदेश से कर्ज लेगी, आईएमएफ है या अमेरिका है या फिर वर्ल्ड बैंक है, इनसे कर्ज लिया सरकार ने। या फिर घरेलू कर्ज लेगी। घरेलू कर्ज कैसे लिया जाता है? सरकार जो है घरेलू कर्ज लेती है आरबीआई से, कह देगी भाई नोट छाप दो आप। ठीक है, आरबीआई से कह दिया कि भाई मुद्रा छाप दीजिए आप, ये भी एक तरह से कर्ज होता है। ठीक है, और क्या होगा? और होगा जैसे बॉन्ड जारी किए सरकार ने। ठीक है, आप लोगों ने खरीदे बॉन्ड और उनके बदले जो है सरकार को पैसे दिए। ठीक है, तो वो भी एक तरह से कर्ज हो गया सरकार के ऊपर। उसके बदले आपको जो है बॉन्ड के बदले आपको जो है कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। तो यही जो है एक तरह से पूंजीगत आय है। पूंजीगत आय होता है जिससे सरकार की देनदारी या जिम्मेदारी बढ़ती है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। और अब उसके बाद क्या है? गैर कर्ज आय। अब ये इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है, सार्वजनिक उपक्रमों को जो लाभांश है वो इसमें नहीं आता है, वो इसमें आता है गैर कर आय में। ठीक है, इसमें पीएसयू का जो लाभ था, पीएसयू लाभांश, ठीक है, वो इसमें आता है। यहाँ गलत हो गया। गैर गैर कर्ज आय के बारे में जानकारी लेते हैं अब हम। तो गैर कर्ज आय में क्या आएगा? जो ऐसे सरकार जो है संपत्ति बेचती है, मान लिया किसी कंपनी को बेच दिया है सरकार ने, तो उससे जो है सरकार का क्या होगा? सरकार को मतलब पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन
उस पैसे को जो है एक तरह से कहा जाएगा, उसके बदले जो है सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी या देनदारिता तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन सरकार का जो वो है एसेट्स, ठीक है, यानी सरकार की जो एसेट्स हैं वो कम हो जा रही हैं, वो डाउन हो जा रही हैं, सरकार की संपत्ति का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो संपत्ति का अगर ह्रास हो तो वो भी पूंजीगत आय में शामिल होता है, यानी ऐसी इनकम जिससे सरकार की देनदारी या जिम्मेदारी बढ़ती है या फिर सरकार की संपत्ति जो है वो कम होती है, तो उसे कहा जाता है पूंजीगत आय, ठीक है। तो जैसे सरकारी संपत्ति बेचना। आगे बढ़ते हैं हम। सार्वजनिक व्यय। अब सार्वजनिक व्यय के बारे में जानकारी लेते हैं। सार्वजनिक आय की तो जानकारी ले ली ही है हमने। सार्वजनिक व्यय ही बेसिकली बजट है, ठीक है, यही जो है बजटीय प्रावधान है। इसके संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 112 में है, 113 में है और 114 में दिए गए हैं। 112 में क्या दिया गया है? 112 में दिया गया है सार्वजनिक व्यय से संबंधित बजटीय प्रक्रिया, ठीक है। इसे कहा जाता है, बजट की परिभाषा भी कहा जाता है, लेकिन जो पॉलिटी के उसमें लिखा है आर्टिकल में, उसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो आर्टिकल 112 में है ये वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। फिर अगला इसमें आता है 113, इसमें आए अनुदान मांगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अभी हम जानेंगे ये क्या है। 114 में है विनियोग विधेयक, ठीक है। तो इसको जो है एज इट जैसे अगर समझना है तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है। इसको समझने के लिए तरीका है ऐसा। देखिए ऐसा होता है, सबसे पहले सरकार जो है बजट रखती है, ठीक है। बजट रखा जाता है संसद में, फिर उसके ऊपर जो है चर्चा होती है संसद में, इस बारे में चर्चा होती है कि भाई बजट के जो प्रावधान है वो ठीक है कि नहीं है। फिर जब चर्चा खत्म हो जाती है तो उसके ऊपर मतदान होता है। मतदान के बाद जो है जब बजट पास हो जाता है, बजट जब पास हो गया तो उसके बाद क्या होता है, अनुदान मांगे रखी जाती हैं। अनुदान मांगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अनुदान मांगे क्या होती है? अनुदान मांगे वो होती हैं जो बजट में प्रावधान है, जैसे कोई योजना है मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा के लिए जो बजट का प्रावधान बना है उस खर्चे के लिए अनुदान मांगे रखी जाती हैं, ठीक है। फिर अनुदान मांगों के बाद जब ये पास हो जाता है तो आता है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि फिर जैसे ही ये पास हो जाता है तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, संचित निधि से पैसे निकालने के लिए अधिकृत हो जाती है विनियोग विधेयक के पास होते ही, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको पॉलिटी में और अच्छे से पढ़ेंगे हम, और यहाँ पर भी खैर समझ में आ ही गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इस पे। अब इसमें दिया गया है व्यय के प्रकार। तो व्यय के प्रकार क्या है? संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, ठीक है। तो संचित निधि पर भारित व्यय क्या है? इसमें जो है राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए संचित निधि पर जो भारित व्यय है, इसको ये कहा जाए एक तरह से कि भाई ये तो होगा ही होगा इससे खर्चा, ठीक है। ये ऐसा खर्चा है जो इससे होना ही होना है, संचित निधि से। इसके ऊपर ना तो जो है संसद में चर्चा होती है और ना ही जो इसके ऊपर मतदान होता है। क्यों? क्योंकि ये तो करना ही करना है। और तो यानी कि ऐसे खर्चे जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, या फिर कैग, सीएजी, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह जो हैं, तो इनकी सैलरी जो है ना वो तो देनी ही देनी है। उसके ऊपर चर्चा करके मतदान करके क्या करना है? तो उसे ही कहा जाता है संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें यह बन जाता है कि भाई क्या संचित निधि पर भारित व्यय पर चर्चा होती है संसद में? तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं होता है, चर्चा और मतदान नहीं होता है इसमें, ठीक है। चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है, ठीक है। चर्चा हो सकती है, ये ध्यान रखिए। ये यूपीएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि संचित निधि पर भारित व्यय पर चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट ठीक है। अब इसमें संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, इसमें क्या शामिल होता है? इसमें ऐसा होता है जो खर्चे हैं, अब जैसे सरकार जो है कोई सड़क बना रही है, कोई पुल बना रही है, या कोई बांध बनाएगी,
जो भी कुछ काम करेगी ये सरकार, या फिर जो है और क्या कर सकती है इसमें सरकार, और ऐसा करेगी कि भाई जो है कोई नई योजना चालू की है, नई योजना शुरू की है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है चर्चा भी हो सकती है। वो सारे ये सारे खर्चे जो हैं इसके अंदर शामिल होंगे। संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, इस पे जो है चर्चा भी हो सकती है संसद के अंदर, और मतदान भी होगा, ठीक है, यानी कि चर्चा भी होगी कंपलसरी तौर पे, और मतदान भी होगा संसद में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि संसद में जो है चर्चा और मतदान कहाँ किस पर होता है, संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, ठीक है। अब इसमें क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा किया जाने वाला व्यय, जैसे सड़क बनानी है, कोई नई योजना चालू करनी है, ये सब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम सार्वजनिक व्यय और राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, ठीक है। सार्वजनिक व्यय जो है उसके दो भाग हैं, राजस्व और पूंजीगत व्यय। अब इसमें फिर सेम वही बात है जैसा आपने पढ़ा था राजस्व आय, तो ऐसी इनकम थी जिससे जो है सरकार की देनदारी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही थी, तो ऐसे ही इसमें है। तो ऐसा व्यय जिससे ना तो सरकार के किसी दायित्व में कमी आती है और ना ही किसी संपत्ति का ह्रास होता है, जैसे कि सैलरी और ब्याज। अब ये तो करना ही करना है, ठीक है, सैलरी देनी है और ब्याज भी देनी है, तो इसे कहा जाता है राजस्व व्यय। और पूंजीगत व्यय होता है जिससे किसी संपत्ति का सृजन हो, ठीक है, और दायित्व या फिर किसी दायित्व में कमी आती है, ठीक है। तो इसमें ठीक उल्टा है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर संपत्ति का ह्रास हो रहा था, ठीक है, संपत्ति का ह्रास हो रहा था, यानी संपत्ति खत्म हो रही थी, तो उसे हम कह रहे थे पूंजीगत आय, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते रहिए। पूंजीगत आय में जो है शामिल था संपत्ति का ह्रास हो, तो यानी कि पूंजीगत व्यय में क्या शामिल होगा, जिससे जो है संपत्ति का निर्माण हो, ठीक है, संपत्ति का सृजन हो, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय में ये चीज आएगी, जैसे कि भाई सरकार ने जो है कोई बांध बनाया, या फिर कोई नई कंपनी शुरू की, कोई नई जो है पीएसयू स्टैब्लिश की, तो इससे जो है संपत्ति का सृजन हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा पूंजीगत व्यय, ठीक है। या फिर किसी दायित्व में कमी आ रही है, यानी कि दायित्व में कमी का आने का क्या मतलब है, दायित्व में कमी आने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कर्जा ले रखा है सरकार ने, वो कर्जा जो है चुका दिया, ठीक है, कर्जा चुका दिया, पूरा कर्जा चुकाना, ठीक है, केवल ब्याज नहीं, कर्जा चुकाना, तो ये आएगा इसमें पूंजीगत व्यय में, ठीक है। तो देखिए अब इसमें राजस्व व्यय में क्या आएगा, अगर जो है किसी कर्जे का जो है केवल और केवल ब्याज दिया है, तो केवल ब्याज जो है दिया, अगर केवल ब्याज दिया है तो आएगा राजस्व व्यय में, और पूरा कर्जा चुका दिया तो है पूंजीगत व्यय में। क्यों, क्योंकि भाई दायित्व में कमी हो जा रही है ना, इससे खाली ब्याज चुकाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जैसे आपने कोई कर्जा ले रखा है, उसका ब्याज ब्याज दिए जा रहे हो, मूलधन जो है, मूल कर्जा तो वहीं का वहीं है, जो मूल कर्जा है वो तो वहीं का वहीं है, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। तो यानी कि वो किस में आएगा, राजस्व व्यय में आएगा, अगर ब्याज दिया है सिर्फ। और अगर पूरा कर्जा चुका दिया है तो आएगा पूंजीगत व्यय में। क्यों, क्योंकि इससे जो है दायित्व में कमी आ रही है सरकार की। तो ध्यान रखिएगा, पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय है जिससे संपत्ति का सृजन हो, जैसे कि पुल बनाना, या कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करी है सरकार ने, ठीक है, या फिर किसी दायित्व में कमी हो, जैसे कर्जा चुका दिया, ठीक है, तो कर्जा चुका दिया यानी दायित्व में कमी होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम, अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। भारत में निम्न में कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, तो कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 और 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया, तो प्रोफेसर कीन्स। इन्होंने कहा था कि भाई सरकार अगर खर्चा बढ़ाए अपना, अगर सरकारी खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ाएगी, सरकार, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा बढ़ाए, तो इससे होगा क्या, इससे पैसा जो है मार्केट में जाएगा, और मार्केट में पैसा जाने से लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग जो है मार्केट में जाके खर्च करेंगे लोग, ठीक है, तो उससे जो है मंदी जो है दूर होती है। फिर तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि
अगर मंदी जो आ रही है तो उसको दूर करने के उपाय जो है राजकोषीय नीति के तहत भी किए जा सकते हैं। ये किसने बताया था? प्रोफेसर कीन्स ने। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बजट का राजस्व अनुमान, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, अब ये जो है वित्त मंत्रालय का ही एक भाग है। ये भी यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।